हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दिए गए हैं जो डील करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो इस वीडियो के माध्यम से हम फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी राइट्स के बारे में जानेंगे जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे के सारे राइट्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल राइट्स की कि नेचुरल राइट्स आखिर क्या होते हैं। तो नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विच ह्यूमन इनहेरिट एज हिज नेचर ऑन टेकिंग बर्थ। यानी कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझिए कि जो राइट्स नेचर से हमें मिले हैं, है ना, यानी कि जो प्रकृति से हमें अधिकार मिले हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स कहते हैं। यानी कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी मानवीय प्रकृति के कारण जो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं उसे ही नेचुरल राइट्स कहा गया है। और जो रूसो एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर हुआ है वो नेचुरल राइट्स का सबसे बड़ा समर्थक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मीन दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री टू इट्स सिटीजन एंड पीपल लिविंग इन द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लिमिट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी देश के संविधान द्वारा वहां के लोगों को दिए गए अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर संवैधानिक अधिकार कहे जाते हैं। ठीक, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ये किसी भी देश के संविधान द्वारा वहां के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। हमारे देश के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनका गार्डियन है, यानी कि इनकी सुरक्षा का जो जिम्मा है, जो दायित्व है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल राइट्स की। तो लीगल राइट्स मीन्स दोज राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड बाय ए पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक, और जो कि किसी भी लेजिस्लेचर ने वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए बनाए हैं। ठीक, यानी कि वहाँ की विधायिका, व्यवस्थापिका ने किसी विशेष विधि के द्वारा वहाँ के लोगों को जो राइट्स प्रदान किए हैं उन्हें ही हम लोग लीगल राइट्स या फिर हिंदी में संवैधानिक अधिकार कहते हैं। और ये जो अधिकार होते हैं ये डायरेक्ट जो है कि किसी भी लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक लॉ के द्वारा जो है कि बनाए जाते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राइट टू वोट इज ए लीगल राइट। फंडामेंटल राइट से ये लोग कुछ डिफरेंट होते हैं बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट लीगल राइट्स आर गवर्न्ड बाय द स्पेसिफिक लॉ। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको फंडामेंटल ही क्यों कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना, है ना। और इन्हें फंडामेंटल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज दे आर इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। किसी भी व्यक्ति के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका में इनको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और एक जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया और उसे एज ए लीगल राइट पुट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। ठीक है, सो फाइनली अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक्चुअल में मैग्ना कार्टा होता क्या है? देखिए, मैग्ना कार्टा एक चार्टर ऑफ राइट्स है ना, जो इशू किया था किंग जॉन ने, जो कि इंग्लैंड के थे समथिंग 1215 में। ठीक है, तो ये जो मैग्ना कार्टा था ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, है ना। और ये हमारे भी जो राइट्स है ये रिटन है, ठीक है ना, इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, ये जो PDF है ये हमने ऐसे ही तैयार की है ताकि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसानी से समझ सके
और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से हैं। देखिए आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरे जो है फंडामेंटल राइट्स हमारे डील करते हैं, यानी कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है ये अलग अलग टॉपिक से डील करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में समझेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम सारे फंडामेंटल राइट्स एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हम आगे के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बात करता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता के अधिकार के बारे में। फिर राइट टू फ्रीडम जो कि डील करता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। उसके बाद आर्टिकल 23 और 24 डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सारे के सारे आपने फंडामेंटल राइट्स बचपन में पढ़े होंगे, 5वीं 6ठी क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये डील करता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। देन आफ्टर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो डील करता है आर्टिकल 29 एंड 30, है ना। आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, अब हम बात करते हैं नेचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्या एक्चुअल में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका नेचर कैसा है। देखिए फंडामेंटल राइट्स आर इन द नेचर ऑफ नेगेटिव ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट। ठीक है ना, मतलब स्टेट के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव है, बट हमारे रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, दैट इज द इम्पोज चेक अपॉन आर्बिटरी एक्शन ऑफ द स्टेट। देखिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये जो है कि एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि अगर इंडिविजुअल्स का कोई राइट्स मिले, है ना, इंडिविजुअल्स को कोई राइट्स मिले तो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नज़र जरूर आएंगे। यानी कि स्टेट जब कुछ काम करेगा, कोई भी काम करेगा, तो उसको ये देखना जरूरी है, वो ये देखेगा कि ये जो राइट्स मिले हैं इंडिविजुअल्स को ये वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, ये वॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये कुछ लिमिटेशंस डालता है आर्बिट्ररी ऑफ स्टेट के ऊपर, इसीलिए ये जो है कि नेगेटिव माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स बट दे आर क्वालिफाइड राइट्स। हाँ देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट मीन्स इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है ना, और रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण ही इनको हम क्वालिफाई राइट्स कहते हैं। ठीक, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज अपॉन दीज राइट्स एंड हैव सर्टेन एक्सेप्शंस। हाँ, कुछ इसमें अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 के बारे में। देखिए फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिटरी एक्शंस ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, जो स्टेट वर्ड यूज हुआ है इसी को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। आखिर में स्टेट होता क्या है, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज है जो स्टेट के अंदर आएगी, तो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय संसद एवं केंद्रीय कार्यपालिका और इसके अधीन सारे के सारे मंत्रालय, सारे विभाग, उपविभाग, प्रभाग, तो ये सारे की सारी संस्थाएं जो है कि स्टेट के अंदर आएगी। उसके बाद है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज। देखिए जैसा कि सेंट्रल में पार्लियामेंट, वैसे ही स्टेट में हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, ये उसके बाद में ऑल लोकल अथॉरिटीज़ यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिका, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, है ना, तो ये सारे के सारे स्टेट के अंदर आएंगे। उसके बाद में ऑल अदर स्टेट्यूटरी एंड नॉन स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, सेल, ONGC एटसेट्रा, ये सारे के सारे आएंगे। उसके बाद में अन्य संस्थाएं जो कि केंद्र या राज्य की आंशिक या पूर्ण वित्तीय सहायता से संचालित है, यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जो या तो सेंट्रल या फिर स्टेट के थ्रू इनडायरेक्टली या फिर मतलब उसके कुछ पार्ट यानी कि स्टेट का कुछ पार्ट उसको जाता है, लाइक NGOs, है ना, बहुत सारे NGO जो है वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 12 के बारे में। अब हम जानते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। क्या आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो आर्टिकल 13 बात करता है स्टेटस ऑफ प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। देखिए प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आखिर होते क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। यह कहता है कि
कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसके पहले भी हमारी कंट्री में बहुत से लॉ थे, ठीक है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आ ही गए थे। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि वो सारे के सारे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो सारे के सारे लॉ हो जाएंगे वॉइड, ठीक है ना। यानी कि वो सारे के सारे विधि, लॉ मतलब होता है विधि, तो वो सारी की सारी विधि खत्म हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है ना। इन ऑल दोज लॉ विच आर कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स विल बी वैलिड, वो वैलिड माने जाएंगे। अच्छा, अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानिए कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ है, यानी कि 1950 के पहले का कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी लॉ है, और उसके एक क्लोज में ये दे रखा है कि किसी भी पर्टिकुलर कास्ट का जो बच्चा है वो एजुकेशन इस स्कूल में नहीं ले सकता। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी पर्टिकुलर कास्ट का बच्चा एजुकेशन नहीं ले सकता। तो अगर हम इस क्लोज को देखें तो ये क्लोज प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1950 के पहले बनाया गया था, ठीक। तो अब ये क्या करता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में मेंशन है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। तो इसमें समानता कहाँ दिख रही है? किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को आप एजुकेशन के लिए रोक रहे हो, इट मीन्स कि यहाँ पर उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो ये जो क्लोज है ये फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। इट मीन्स कि ये जो है कि नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक। इसी कंसेप्ट की और क्लियरिटी के लिए हम इनकी कुछ डॉक्ट्रिन्स दे रखी है, उनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की, है ना, और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में सेपरेट करना, है ना। देखिए, सिंपली आप लोग ये समझिए कि सारे के सारे प्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उनके लिए आपको एक फिल्टर यूज करना है, ठीक है ना, कि क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स की रेस्पेक्ट करते हैं, यानी कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं ये फंडामेंटल राइट्स की रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं। तो इस फिल्टर में जो भी लॉ निकल जाएंगे, है ना, वो तो वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो सारे के सारे लॉ जो इसमें अटक जा रहे हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हो जाएंगे नल एंड वॉइड। तो उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं सेपरेट, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। दिस इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। Doctrine of eclipse is based on the principle that a law which violates fundamental right is not nullity or void but becomes only unenforceable। देखिए, इक्लिप्स का मतलब होता है टू हाइड, यानी कि शेडो कर लेना या फिर छुपा लेना। तो सिंपली हम लोग समझते हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी के थ्रू हम सारे के सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फिल्टर करेंगे। अब इसमें जो भी लॉ फिल्टर से निकल जा रहे हैं वो तो होंगे वैलिड, ठीक है ना। लेकिन जो लॉ फिल्टर में अटक रहे हैं, इनको मतलब फिल्टर को जो लॉ पास नहीं कर पा रहे हैं, वो होंगे इनवैलिड, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स को जो लॉ मतलब फंडामेंटल राइट्स की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो उस फिल्टर से नहीं निकल पा रहा है, उनको फंडामेंटल राइट्स से शेडो कर लेंगे, यानी कि छुपा लेंगे, इक्लिप्स कर लेंगे। मतलब उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, दे ओनली बिकम इनऑपरेटिव, ठीक है ना। अगर फ्यूचर में कोई भी अमेंडमेंट होता है एंड ऑल दो सेक्शंस बिकम कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, दे विल अगेन बिकम एक्टिव। तो वो सारे के सारे वापस से एक्टिव हो जाएंगे। तो ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कहा गया है कि एनी पर्सन ऑफ इंडिया कैन नॉट वेव हिज फंडामेंटल राइट्स वॉलंटरली, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से भी अपने मूल अधिकारों को, अपने मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकता, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 क्लोज 2 की। यह बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मींस मतलब सिंपली समझ में आ रहा है कि वे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं, यानी कि आफ्टर 26 जनवरी 1950 जो लॉ बने हैं। तो इसमें कहा गया है कि द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridge the fundamental rights and all laws that are inconsistent with the fundamental rights shall be void।
यानी कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो कि किसी के मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स को कम करे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। अगर मान लो स्टेट कोई सा ऐसा लॉ बनाता भी है तो वो नल हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। यानी कि बेसिकली दो बातें ये जो क्लोज है ये करता है। पहला कि स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एनी लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, है ना। और सेकंड ये कि अगर ऐसा कोई लॉ बनता भी है तो वो सिटीजन्स के रेस्पेक्ट से वॉइड होगा, यानी कि वो सिटीजन्स पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात करता है आर्टिकल 13 क्लोज 2। अब ये तो क्लियर है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम मानते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमने कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं वो नल और वॉइड माने जाएंगे, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है कि स्टेट ऐसा कोई बना नहीं सकता, है ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लॉ का मतलब आखिर क्या होता है ना। लॉ मतलब हिंदी में हम लोग जिसको विधि बोलते हैं, तो आखिर विधि का मतलब क्या होता है। तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ ही जो है कि कवर होंगे आर्टिकल 13 के अंदर, लेकिन आर्टिकल 13 क्लोज 3 ये क्लियर करता है कि वे सारे के सारे लॉ जो किसी सिटीजन के लीगल राइट्स को अफेक्ट करते हैं, है ना, वो सारे के सारे लॉ कवर होंगे आर्टिकल 13 के अंदर। तो लाइक ऑर्डिनेंस, रूल्स, कस्टम्स, बाय लॉ, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, तो ये सारे के सारे कवर होंगे 13 के अंदर, ठीक है ना। देखिए अब हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले जनरली क्या होता है कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना। एक्सेप्शंस कैसे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो तो कवर होंगे जनरली इसके अंदर, पर अगर उनका नेचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए है ना, या सिर्फ गाइडलाइंस के लिए है तो वो इसके अंदर कवर नहीं होंगे। यानी कि सिंपल आप इस तरह समझिए कि जो 13 क्लोज 3 है इसके दो एक्सेप्शंस हैं। पहला ये कि जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तो कवर होंगे इसके अंदर, लेकिन अगर मान लो वो ऑर्डर जो है उनका नेचर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, गाइडलाइंस तैयार करना है, तो वो इसके अंदर लॉ में कवर नहीं होंगे। और दूसरे वो जो कि पर्सनल लॉ है, ठीक है ना, पर्सनल लॉ जो है कि वो भी आर्टिकल 13 के अंदर कवर नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 से रिलेटेड कुछ केसेस की। देखिए आर्टिकल 13 क्लोज 4 को समझने के पहले कुछ केसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए 13 क्लोज 3 हमें बताता है कि लॉ क्या क्या होते हैं, है ना। अब सपोज कीजिए कोई एक्ट है, ठीक, उसमें कोई अमेंडमेंट होता है एंड उसके कुछ प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या अमेंडमेंट भी कवर होंगे आर्टिकल 13 के अंदर। यानी कि अगर हम इसका डीप मतलब निकालें तो कुल मिलाकर उसका मतलब ये होगा कि जुडिशरी सुप्रीम है या फिर पार्लियामेंट, ठीक। तो अब हम इसका क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं कुछ केसेस के माध्यम से। तो अब हम जानेंगे कि क्या अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकते हैं आर्टिकल 13 के अंदर, है ना। तो ये हम सब लोग अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले आया शंकरी प्रसाद केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द मीनिंग ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके हिसाब से अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13, यानी कि आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह डिसीजन था शंकरी प्रसाद केस। दूसरा केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज सुप्रीम, इवन अमेंडमेंट्स कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13, यानी कि आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका डिसीजन था। तो गोलकनाथ केस के बाद जुडिशरी की पावर एकदम से इंक्रीज हो गई थी, तो पार्लियामेंट लेकर आई उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उन्होंने इंसर्ट कर दिया आर्टिकल 13 क्लोज 4 को, है ना, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट लाया जा रहा है बाय एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 368 तो वो आर्टिकल 13 के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में। इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग एज इट डिड नॉट अल्टर और अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूल ढांचा, है ना। यानी कि संविधान के मूल ढांचे को हानि ना पहुंचाकर जो है कि पार्लियामेंट इसमें कोई सा भी अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है ना। दैट अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। तो इस तरफ फाइनली जो है कि 13 क्लोज 4 को इंसर्ट किया गया, 8 किया गया,
और ये सिंपली कहता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट है जो कि लाया गया है आर्टिकल 368 के अंदर, तो वह आर्टिकल 13 के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। अगर वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी है, अगर उसका वॉयलेशन करता है, तो भी वो आर्टिकल 13 के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। ये बात आर्टिकल 13 क्लोज 4 में कही गई है। ठीक है ना। दैट्स इट फॉर नो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड ईजिली आप लोग आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा ही दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।